दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, आज मार्गदर्शन में भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आइए इनको एक बार रिवाइज कर लें। आगामी प्रारंभिक परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत कर रहे हैं जो आपको प्रारंभिक परीक्षा में बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो वी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। अगला प्रश्न है, कर्पूर मंजरी का लेखक राजशेखर किसके दरबार में रहता था? कर्पूर मंजरी का लेखक राजशेखर भोज परमार के दरबार में रहता था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लेखक किस राजपूत राजा को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं? मुस्लिम लेखक किस राजपूत राजा को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं? मिहिर भोज को मुस्लिम लेखकों ने राजपूत राजाओं में इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। किस सल्तनत शासक ने प्रशासन में घूसखोरी को स्वयं प्रोत्साहित किया था? कौन सा सल्तनत शासक था जिसने प्रशासन में घूसखोरी को स्वयं ही प्रोत्साहित किया था? तो ये फिरोज तुगलक था, जिन्होंने प्रशासन में घूसखोरी को स्वयं ही प्रोत्साहित किया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय हिंदू मनसबदारों का प्रतिशत 32% सर्वाधिक था? किस मुगल शासक के समय में हिंदू मनसबदारों का प्रतिशत शासन में 32% था, जो कि सर्वाधिक था? औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों का प्रतिशत सर्वाधिक था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मराठा शासन से संबंधित है कि किसने कहा था हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं स्वयं ही गिर जाएंगी। हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं स्वयं ही गिर जाएंगी। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य हेतु कहा था कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं स्वयं ही गिर जाएंगी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? जो वास्को डिगामा था, ये भारत में सबसे पहले कालीकट तट पर पहुंचा था। तो वहाँ पे हिंदू राजा जमोरिन, जिसकी टाइटल जमोरिन थी, उसने वास्को डिगामा का कालीकट तट पर स्वागत किया था। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन सा था? जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत विलियम हॉकिंस था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का विस्तार से वर्णन किस विदेशी लेखक ने किया है? विजयनगर साम्राज्य के बारे में किस विदेशी शासक ने इसका विस्तार से वर्णन किया है? फर्नाओ नूनीज ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन किया है, जो कि पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पे हस्ताक्षर किए थे? पुरंदर की संधि इम्पॉर्टेंट है भारतीय इतिहास में। इसमें राजा जय सिंह के साथ, जो कि मुगल सेनापति था, उसके साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पे हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न है, लाहौर के शालीमार बाग को किसने पूर्ण कराया था? शाहजहां ने लाहौर के शालीमार बाग को पूर्ण कराया था। भ्रांति विलास नामक पुस्तक किसने लिखा था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कृति है भ्रांति विलास। अगला प्रश्न है, किसने ब्रह्म विवाह कानून का उल्लंघन करके अपनी 13 वर्षीय नाबालिग कन्या का विवाह किया था? केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म विवाह कानून का उल्लंघन करके अपनी 13 वर्षीय नाबालिग कन्या का विवाह किया था। अगला प्रश्न है, शूल व सूत्र किससे संबंधित है? शूल व सूत्र जो कि ज्यामिति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, तुहफत उल मुहावदीन में मुख्य विषय क्या है? तुहफत उल मुहावदीन फारसी भाषा में लिखा गया है, जो कि इसका अर्थ है एकेश्वरवादियों को उपहार। ये राजा राम मोहन राय की कृति है। इसमें उन्होंने तुहफत उल मुहावदीन में मूर्ति पूजा का विरोध किया है। इसके अलावा राजा राम मोहन राय की एक कृति है द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आप इसको इम्पॉर्टेंट है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय ने लिखा है। अगला प्रश्न है, ह्यूम
एओ ह्यूम जो कांग्रेस का संस्थापक माने जाते हैं, ह्यूम में एक अजीब शक्ति थी जिसके सहयोग से वह अद्भुत कार्य करता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस आध्यात्मिक जादू का परिणाम था। ह्यूम में, इम्पॉर्टेंट है कोटेशन, एक अजीब शक्ति थी जिसके सहयोग से वह अद्भुत कार्य करता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस आध्यात्मिक जादू का परिणाम था। ये कहा है डब्ल्यू बेडर बर्न ने, जो कि ह्यूम का जीवनी लेखक था। डब्ल्यू बेडर बर्न, जो कि ह्यूम का जीवनी लेखक था, इसने कहा था कि ह्यूम में एक अजीब शक्ति थी जिसके सहयोग से वह अद्भुत कार्य करता था। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के समय में आईपीसी, सीपीसी तथा सीआरपीसी पारित किए गए थे? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय में भारतीय दंड संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और आईपीसी, सीपीसी और सीआरपीसी पारित किए गए थे। अगला प्रश्न है, 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को किसने पढ़ा था? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसमें दादा भाई नौरोजी का अध्यक्षीय भाषण किसने पढ़ा था? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को पढ़ा था। अगला प्रश्न है, 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? डिवाइड एंड क्विट, बांटो और छोड़ो, कराची अधिवेशन 1943। इसमें मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य विषय क्या था? अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य विषय था मुसलमानों तथा अंग्रेजों के बीच मैत्री सद्भावना विकसित करना। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्त की ज्वलंत तलवार से संबंधित किया था? सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्त की ज्वलंत तलवार किसने कहा था? वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल ने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्त की ज्वलंत तलवार से संबोधित किया था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। अगला प्रश्न है, वह जेल जिसमें सावरकर, भाई परमानंद और आशुतोष लाहिड़ी ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था, वो कौन सी जेल है? तो वो सेलुलर जेल अंडमान में थी, जिसे काला पानी की सज़ा भी कहा जाता था। सेलुलर जेल जो अंडमान जिसको भेजा जाता था उसे काला पानी भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहाँ पे किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन सिंगापुर में किया था। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो ये लॉर्ड इरविन था, जिसके सुझाव पर साइमन कमीशन से भारतीयों को बाहर रखा गया था। अगला प्रश्न है कोटेशन से रिलेटेड कि आगामी पीढ़ियां शायद ही कभी विश्वास करें कि ऐसा हाड़ मांस का मानव भी कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। ये किसने कहा था? ये महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि गांधी जी के विषय में कि आगामी पीढ़ियां शायद ही कभी विश्वास करें कि ऐसा हाड़ मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे? इम्पॉर्टेंट है, महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे। B.R. नंदा। B.R. नंदा ने कहा था कि महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे। अगला प्रश्न है दयान प्रकाश। दयान प्रकाश पत्र किससे संबंधित है? गोपाल हरि देशमुख से संबंधित है। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? प्रोफेसर D.K. कर्वे ने 1906 में भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन थी? भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया भारत की पहली समाचार एजेंसी थी। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? लॉर्ड मैकाले भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत का प्रतिपादक था। अगला प्रश्न है धरसाना नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजनी नायडू ने किया था। किस पत्रकार ने इसका समाचार दिया था? तो बेब मिलर ने
धरसाना नमक सत्याग्रह का समाचार दिया था, जिसका नेतृत्व सरोजनी नायडू ने किया था। अगला प्रश्न है, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर का नारा किसने बुलंद किया था? नारायण गुरु। ये अपने समय में एक क्रांति थी, जबकि भारत विभिन्न धर्मों और समुदायों में बटा था, जातियों में बटा था। उस समय नारायण गुरु ने नारा दिया कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था? मेरठ का विद्रोह इतिहासज्ञ हैं एस.एन. सेन, इतिहासकार हैं। इन्होंने कहा था कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था। अगला प्रश्न है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। उस समय ऑप्शन में ये रहा होगा, तो बागोर को पशुपालन का अंतिम साक्ष्य, प्रारंभिक साक्ष्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, चंदौली जनपद के मल्हार पुरास्थल क्यों विख्यात हैं? चंदौली जनपद में स्थित है मल्हार पुरास्थल। ये बौद्ध स्तूप के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। मल्हार से, जो चंदौली जनपद में स्थित है, यहाँ से बौद्ध स्तूप के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है, गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद किस ग्रंथ में मिलता है? ये बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद मिलता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन इतिहास से संबंधित है कि भक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ अभिव्यक्त हुई है? श्वेताशतर उपनिषद में सबसे पहले भक्ति की अवधारणा व्यक्त हुई है। किसने माना था कि आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश था? आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश मानने वाले बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सहभागिता के साथ साथ भारतीय इतिहास का भी गहरा अध्ययन किया था तथा जेल में रहते हुए गीता रहस्य, श्रीमद् भगवद गीता पर एक टीका लिखी थी, जिसको गीता रहस्य के रूप में प्रसिद्धि मिली थी। अगला प्रश्न है, रेवा नर्मदा नदी का प्राचीन नाम है। रेवा नदी का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में रेवा नदी का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है, भारतीय इतिहास में कई बार पूछा जा चुका है। किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है? यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते नान्यतम, जो कि ये हमारा ध्येय वाक्य है, राज चिन्ह जो है हमारा, उसका ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते। वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद किस वंश का था? बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद जो था वो शाक्य वंश का था। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने यूनानी लेखकों के सैंड्रोकोटस का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किया है? किस विद्वान ने यूनानी लेखकों के सैंड्रोकोटस का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किया है? विलियम जोन्स ने सबसे पहले ये माना कि यूनानी लेखकों में जो सैंड्रोकोटस है वही भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य है। अगला प्रश्न है कि अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत से समर्पित है? तो ये 12वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित है। एक प्रश्न और है कि राज्याभिषेक के कितने वर्षों के बाद अशोक ने कलिंग पे आक्रमण किया था? राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने। अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों का नाम वर्णित है? किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों का नाम वर्णित है? तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जिसमें अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों के नाम वर्णित हैं। तो दोस्तों, ये था भारतीय इतिहास से मिश्रित प्रश्नों का एक संकलन, जो प्रारंभिक परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं या इनके आगे भी पूछे जाने की संभावना है। आप इसको दोहरा लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, आज हम देखेंगे भारतीय इतिहास के अंतर्गत आधुनिक भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार और लगातार हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी महत्वपूर्ण हैं, जो आपको एक बार अवश्य दोहराने की ज़रूरत है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा को शास्त्र की आड़ में हत्या की संज्ञा दी थी? तो ये सती प्रथा थी।
सती प्रथा को राजा राम मोहन राय ने शास्त्र की आड़ में हत्या की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है कि पंजाब का धार्मिक सुधार आंदोलन जो बाद में राजनीतिक आंदोलन में बदल गया था, कौन सा था? पहले तो ये धार्मिक सुधार आंदोलन था, बाद में राजनीतिक सुधार आंदोलन के रूप में बदल गया था या राजनीतिक आंदोलन के रूप में बदल गया था। ये था कूका आंदोलन। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में फैजाबाद में विद्रोहियों को नेतृत्वकर्ता कौन थे? फैजाबाद में विद्रोहियों को नेतृत्वकर्ता मौलवी अहमदुल्ला थे। तो याद रखिएगा, मौलवी अहमदुल्ला 1857 की क्रांति में फैजाबाद में विद्रोहियों के नेतृत्वकर्ता थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इस्लाम धर्म में सुधार लाने हेतु बहावी आंदोलन के प्रारंभकर्ता कौन थे? बहावी आंदोलन आप लोग जानते हैं सैयद अहमद बरेलवी। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बहावी आंदोलन के प्रारंभकर्ता सैयद अहमद बरेलवी थे। 1920 के दशक में दक्षिण भारत में ब्राह्मणों के विरुद्ध दलितों के आत्मसम्मान आंदोलन का प्रारंभ ईवी रामास्वामी पेरियार इन्होंने किया था। दलितों का ब्राह्मणों के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन। अगला प्रश्न है यंग बंगाल आंदोलन जो हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा जिसका नेतृत्व किया गया था, किस क्रांति से प्रेरित था? तो ये फ्रांस की क्रांति से प्रेरित था। इम्पॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है कि जो यंग बंगाल आंदोलन था वो किस क्रांति से प्रेरित था। अगला प्रश्न है कि किसने ब्राह्मणों के प्रतीक राम के विरोध के रूप में राजा बलि को अपने आंदोलन का प्रतीक माना था? राजा बलि को, तो ये ज्योतिबा फूले थे। इन्होंने ब्राह्मणों के प्रतीक राम के विद्रोह के रूप में या विरोध के रूप में बलि को अपने आंदोलन का प्रतीक माना था। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह चला? तो वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में रामोसी किसान विद्रोह जो 1879 में शुरू हुआ था वो चला था। सावरकर बंधुओं ने मैजनी के तरुण यंग इटली के तर्ज पे एक गुप्त सभा बनाई थी जिसका नाम था मित्र मेला। इसके बाद अभिनव भारत की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि 1906 में मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिला और मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचन की मांग रखी। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सर आगा खां इसके नेतृत्वकर्ता थे इस मुस्लिम प्रतिनिधि सभा के, जिन्होंने शिमला में लॉर्ड मिंटो से मुलाकात करके मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचन की मांग रखी थी। 1915 में विदेशों में रह रहे भारतीयों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एकत्र करने के लिए जर्मन विदेश मंत्रालय के सहयोग से बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, याद रखिएगा बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना जो हुई थी वो किस योजना के नाम से जानी जाती है? तो ये जिम्मर-मैन प्लान। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा जिम्मर-मैन प्लान के नाम से जानी जाती है। बंगाल में किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह के दौरान गवर्नर पे गोली चलाई थी? तो ये थी बीना दास। इन्होंने दीक्षांत समारोह में गवर्नर के ऊपर गोली चलाई थी। अगला प्रश्न है कि इस्लाम स्वीकार कर चुके हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाने के उद्देश्य से स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में चलाए गए शुद्धि आंदोलन के प्रत्युत्तर में मुसलमानों ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो ये था तंजीम और तबलीग आंदोलन। ये शुद्धि आंदोलन के प्रत्युत्तर में मुसलमानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था। सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल गांधी के नेतृत्व में किए गए जो धरसाना सत्याग्रह की रिपोर्ट किस अमेरिकी पत्रकार ने की थी? तो ये डेविड मिलर थे। इन्होंने धरसाना सत्याग्रह की रिपोर्टिंग की थी। किस भारतीय आंदोलन के दौरान इसे लोकप्रिय बनाने के लिए प्रभात फेरियां निकाली गई तथा बच्चों ने वानर सेना और लड़कियों ने मंजरी सेना बनाई थी? तो ये आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान मौलिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्तावों को स्वीकार किया गया? तो ये कराची अधिवेशन 1931 था। इम्पॉर्टेंट है कि कांग्रेस के इसी अधिवेशन के दौरान मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्तावों को स्वीकार किया गया था। प्राचीन भारत से ये क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से कि हीनयान का चरम आदर्श अरहत पद की प्राप्ति है और महायान का चरम आदर्श क्या है? जैसे हीनयान का चरम आदर्श अरहत पद की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार महायान का चरम आदर्श बोधिसत्व की प्राप्ति है। फिर अगला प्रश्न है कि नागर शैली में बने मंदिरों को गुजरात में लाट, हिमालयी क्षेत्र में पर्वतीय कहा जाता है,
इस शैली में बने मंदिर को उड़ीसा में क्या कहा जाता है? ये नागर शैली में बने मंदिर हैं, इनको उड़ीसा में कलिंग नाम से संबोधित किया जाता है। सूफी दर्शन में तरीक़त शब्द का आशय क्या है? तरीक़त, याद रखिएगा, सूफी दर्शन में एक शब्द आता है तरीक़त। इस शब्द का आशय है बाहरी क्रियाकलापों से परे होकर हृदय की शुद्धता द्वारा ईश्वर का ध्यान धारण करना। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल घग्घर व उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो ये बनवाली है। बनवाली हड़प्पा कालीन स्थल है जो हरियाणा में है, और ये स्थल घग्घर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। बनवाली राजस्थान, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण किस काल में थे? तो सायण विजयनगर साम्राज्य में थे। अकबर की मनसबदारी प्रणाली किस देश की प्रणाली की उधार ली गई थी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी है। मनसबदारी प्रणाली जो अकबर की थी वो किस देश की प्रणाली से उधार ली गई थी? तो इसका आंसर है मंगोलिया, वहाँ की प्रणाली से ये उधार ली गई थी। नील आंदोलन का समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? तो ये हरिश्चंद्र मुखर्जी नील आंदोलन के समर्थक थे और इन्होंने हिंदू पैट्रियाट का संपादन भी किया था। किसने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था? सरोजनी नायडू ने जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? डोडो की भांति, डोडो एक विलुप्त पक्षी है। किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद विलुप्त हो चुका है या दिवंगत हो चुका है? तो क्लीमेंट एटली, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी थे। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, एक शब्द आता है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता, इस नीति से कौन संबंधित है? तो जॉन लॉरेंस चतुराईपूर्ण निष्क्रियता से संबंधित है। पील कमेटी का संबंध किससे है? पील कमेटी, पील समिति, ये 1857 के बाद भारतीय सेना के नवगठन से संबंधित है। पील कमेटी 1857 के विद्रोह के बाद जो भारतीय सेना का नए रूप से पुनर्गठन किया गया था वो पील कमेटी की संस्तुति के आधार पर किया गया था। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था। अगला प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया। सर टॉमस मुनरो ने भू राजस्व की किस प्रथा से जुड़े थे? जो सर टॉमस मुनरो थे ये भू राजस्व की एक प्रणाली जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था उससे जुड़े थे। अगला प्रश्न है कि 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, याद रखिएगा, एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय, इन्हें नव मानववादी भी कहा जाता है और भारत में साम्यवाद का जनक भी है मानवेंद्र नाथ राय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय ने किस प्रसिद्ध उक्ति को लोकप्रिय बनाया? मदन मोहन मालवीय ने सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया था। 1942 में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? 1942 में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव? तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था। प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन है कि कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो ये बनवासी जगह है जो कदम्ब राजाओं की राजधानी थी। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को सलहार के युद्ध में हराया था। नयानिका एवं नाना घाट अभिलेख से संबंधित सातवाहन राजा के संबंध में कहाँ से जानकारी मिलती है? किस राजा के संबंध में जानकारी मिलती है नयानिका और नाना घाट अभिलेख से? तो ये सातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है इन अभिलेखों से। इसके अलावा प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम इम्पॉर्टेंट है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था, जिसे अब भारतीय पुरातत्व विभाग के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे उत्तरी स्थल क्या है? आपको जानना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी के किनारे। अगला प्रश्न है कि आर्यकाल में धन्व शब्द किसके लिए प्रचलित था? धन्व मरुस्थल के लिए प्रचलित था। बौद्ध साहित्य में महावीर को क्या कहा जाता है? बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को कहा गया है निगंठ नाथ पुत्र।
निगंठनाथ पुत्र, याद रखिएगा। और अशोक के किस अभिलेख में रज्जुक तथा प्रादेशिक नामक अधिकारियों की चर्चा की गई है? इम्पॉर्टेंट है। अशोक के किस अभिलेख में रज्जुक तथा प्रादेशिक नामक अधिकारियों की चर्चा की गई है? तो ये अभिलेख है जो तीसरा अभिलेख, उसमें रज्जुक और प्रादेशिक नामक अधिकारियों की चर्चा की गई है। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था? धनदेव के अयोध्या अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। पल्लवकालीन प्रशासन के अंतर्गत कोट्टम क्या था? पल्लवकालीन प्रशासन में कोट्टम क्या था? कोट्टम गांवों का समूह होता था। तमिल बाइबिल किसे कहा जाता है? तिरुक्कुरुल ग्रंथ को तमिल बाइबिल कहा जाता है। किस सूफी संत को बंदा नवाज कहा जाता है? बंदा नवाज इम्पॉर्टेंट है। किस सूफी संत को कहा जाता है? तो ये नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली को बंदा नवाज कहा जाता है। मद्रास की संधि किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी? बंगाल की मद्रास की संधि जो है ये किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी? तो प्रथम आंग्ल मैसूर के दौरान मद्रास की संधि हुई थी। पुलिकट में पैगोंडा नामक सिक्के का प्रचलन किसने कराया था? तो ये इन सिक्कों का प्रचलन डगचों ने कराया था। और डेनों का मुख्य व्यापारिक केंद्र क्या था? डेन जो थे उनका मुख्य व्यापारिक केंद्र सेरामपुर था, याद रखिएगा इसको। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रायोगिक तौर पर भारत में सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? बारामहल, तमिलनाडु में सबसे पहले रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रायोगिक तौर पर शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है कि हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना किसने की थी? तो सन 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। पूना समझौते के तहत प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर कितनी की गई थी? जो पूना समझौता हुआ था उसके तहत प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता। ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पे लिखी गई पुस्तक है अशोक मेहता द्वारा, द ग्रेट रिबेलियन। शिवाजी के राज्याभिषेक के समय उपस्थित एक यूरोपीय यात्री कौन था? इम्पॉर्टेंट है। शिवाजी के राज्याभिषेक के समय एक यूरोपीय यात्री उपस्थित था, उसका नाम था सर हेनरी आग्जेडेन। सर हेनरी आग्जेडेन था जो शिवाजी के राज्याभिषेक के समय उपस्थित था। महजर की घोषणा किस मुगलकालीन शासक ने की थी? महजर, इसकी घोषणा अकबर ने की थी। उड़ीसा के लिंगराज मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? लिंगराज मंदिर का निर्माण, याद रखिएगा, ये देउल शैली में हुआ है। नूनीज नामक पुर्तगाली यात्री किसके दरबार में आया था? तो ये नूनीज विजयनगर शासक अच्युत राय के संबंध में नूनीज नामक पुर्तगाली यात्री आया था। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने पूरे भारत में हरिजन यात्रा की थी? पूना पैक्ट 1932 के बाद भारत में महात्मा गांधी ने पूरे भारत में यात्रा की थी जिसका नाम हरिजन यात्रा था। आंध्र प्रदेश के चिराला पिराला 1921-22 आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आंध्र प्रदेश में चिराला पिराला आंदोलन था, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये दुग्गीराला गोपाल कृष्णैया थे। दुग्गीराला गोपाल कृष्णैया, इन्होंने चिराला पिराला आंदोलन 1921-22 के दौरान इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। पालिताना मंदिर किस धर्म से संबंधित है? याद रखने वाला प्रश्न है कि पालिताना मंदिर ये जैन धर्म से संबंधित है। और अगला प्रश्न है कि निपख पंथ के प्रवर्तक कौन थे? निपख पंथ दादू दयाल थे। और हजार रामा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये हम्पी कर्नाटक में स्थित है हजार रामा मंदिर। दहसाला व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया था? अकबर ने 1580 में दहसाला व्यवस्था का प्रारंभ किया था। नागपुर झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? 1923 में नागपुर झंडा सत्याग्रह हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में किस सूफी सिलसिले ने राज्य सहायता पाने पर बल नहीं दिया? किस सूफी सिलसिले ने राज्य सहायता पाने पर बल नहीं दिया? तो चिश्ती सिलसिले ने भारत में राज्य सहायता पाने पर बल नहीं दिया था। उलगुलान क्या था? उलगुलान क्या था? ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया आंदोलन था।
एका आंदोलन का क्षेत्र कौन कौन सा था? एका आंदोलन, इसका क्षेत्र हरदोई, बहराइच और सीतापुर था एका आंदोलन का क्षेत्र। किसके नेतृत्व में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में। तो इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न। चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। पाइक कौन थे? पाइक कौन लोग थे? ये लगान मुक्त भूमि का उपयोग करने वाले सैनिक होते थे, जिन्हें पाइक कहा जाता था। दीवान बेलुपंथी के नेतृत्व के साहसिक विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ? ये त्रावणकोर, केरल में दीवान बेलुपंथी के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। दामन ए कोह क्या है? दामन ए कोह ये भागलपुर से राजमहल के बीच का संथाल विद्रोह का क्षेत्र था, जिसे दामन ए कोह नाम से जाना जाता है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन प्रथम बार कब हुआ? अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन, कोई आंदोलन पहली बार जो भारतीय स्तर पे अखिल भारतीय स्वरूप लिए हुए था, इसका आयोजन पहली बार 1883 में हुआ था। महाराष्ट्र में धर्म सुधार आंदोलन का श्रेय किसे दिया जाता है? महाराष्ट्र में धर्म सुधार आंदोलन का जो श्रेय है वो गोपाल हरि देशमुख को दिया जाता है। हमारी व्यवस्था स्पंज की तरह है, कोटेशन है, हमारी व्यवस्था स्पंज की तरह है जो गंगा तट से सोखकर टेम्स नदी पे निचोड़ा जाता है। तो जॉन सुलिवान है, इन्होंने कहा था कि हमारी व्यवस्था स्पंज की तरह है जो गंगा तट से सोख के टेम्स नदी के तट पे बारिश करती है। किस गवर्नर जनरल के समय अदालतों में फारसी की जगह प्रांतीय भाषा प्रयोग की जाने लगी? तो ये विलियम बेंटिक के समय फारसी की जगह प्रांतीय भाषा प्रयोग की जाने लगी। मुंह बंद करने वाला एक्ट, गैगिंग एक्ट किसे कहा जाता है? तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को गैगिंग एक्ट या मुंह बंद करने वाला एक्ट कहा जाता है। सैडलर कमीशन इम्पॉर्टेंट है। सैडलर कमीशन में कौन दो भारतीय शामिल थे? तो डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। सैडलर कमीशन जो शिक्षा पे था 1917 में आया था, इसमें दो भारतीय शामिल थे, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार क्रिस्टोफर दास पाल को कहा जाता है। महमूद गजनवी ने भारत पे आक्रमण का उल्लेख किसने किया है? जो महमूद गजनवी का भारत पे आक्रमण था उसका उल्लेख किसने किया है? हेनरी एलियट ने महमूद गजनवी के भारत के आक्रमण पर उल्लेख किया है। उदयगिर पहाड़ी में स्थित हाथी गुफा अभिलेख में किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? खारवेल शासक के बारे में जानकारी मिलती है। किस तमिल साहित्य को तमिल लोगों में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है? तमिल राष्ट्रीय काव्य के रूप में मान्यता शिल्पाधिकारम को प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि किस काव्य की तुलना वात्सायन के कामसूत्र से की जाती है? मणिमेखलय की तुलना वात्सायन के कामसूत्र से की जाती है। किस संगठन का उद्देश्य एक संसदीय गणतंत्र या संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन क्रांतिकारी संगठन था। इसका उद्देश्य एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट द्वारा प्रमुख तौर पर किस समाचार पत्र को लक्षित किया गया था? तो ये अमृत बाजार पत्रिका थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट द्वारा इसी अखबार को लक्षित किया गया था। सरीन सभा नामक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो इसका आंदोलन पंजाब में हुआ था। अंग्रेजी कंपनी ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो जहांगीर से प्राप्त की थी। किस मराठा पेशवा ने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीन लिया था? बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन द्वीपों को छीन लिया था। किस पेशवा के समय मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना हुई? बालाजी विश्वनाथ के समय मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना हुई थी। गुप्त काल में भुक्त के प्रशासक को क्या कहा जाता था? गुप्त काल से संबंधित है ये। भुक्त के प्रशासन को क्या कहा जाता था? उपरिक कहा जाता था। शुंग शासकों ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया? शुंग शासकों ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। हिंदुस्तान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है? हिंदुस्तान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 3री सदी में ईरान के सासनी शासकों के अभिलेख में सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ है। और अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में, ये लास्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत में मृत व्यक्ति के कब्र के ऊपर स्थापित बड़े बड़े पत्थरों को क्या कहा जाता है? तो मेगालिथ या महापाषाण कहा जाता है। दक्षिण भारत में जो
मृत व्यक्ति के पत्थरों जो कब्रों के ऊपर स्थापित बड़े बड़े पत्थर थे उनको महापाषाण या मेगालिथ कहा जाता है। तो दोस्तों ये था भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आगामी परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आपका अनुराग चौधरी। नमस्कार, धन्यवाद। राम मोहन राय को युगदूत की संज्ञा किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को युगदूत की संज्ञा किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, विधवा विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को वैधानिक अनुमति किस वर्ष मिली थी? 1856 में। 1856 में विधवा विवाह को वैधानिक अनुमति मिली थी। अगला प्रश्न है, रावण विजयम किसकी कृति है? रावण विजयम राजा राज वर्मा की कृति है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा सती प्रथा को अवैधानिक घोषित किया गया था? किस अधिनियम द्वारा सती प्रथा को अवैधानिक घोषित किया गया था? तो ये 1829 का एक्ट था और नियम 17 1829 एक्ट नियम 17 के द्वारा सती प्रथा को अवैधानिक घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, यह सिपाहियों द्वारा किया गया विद्रोह था। यह सिपाहियों द्वारा किया गया विद्रोह था। आरसी मजूमदार, इतिहासकार आरसी मजूमदार का कथन है कि 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं बल्कि सिपाहियों द्वारा किया गया विद्रोह था। 1857 के विद्रोह के समय किसे महक परी की उपाधि दी गई थी? रानी लक्ष्मीबाई को महक परी की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। यह कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। यह कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो यह कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था और इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। अगला प्रश्न है, किस महापुरुष को भारतीय ग्लैडस्टन कहा जाता है? भारतीय ग्लैडस्टन दादा भाई नौरोजी को भारतीय ग्लैडस्टन कहा जाता है। इन्होंने इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1909 में प्रकाशित की थी। इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला प्रश्न है, बम का दर्शन द फिलॉसफी ऑफ बम, क्रांतिकारी विचारधारा पर आधारित यह पुस्तक बम का दर्शन किसने लिखा था? भगवती चरण बोहरा। भगवती चरण बोहरा ने बम का दर्शन लिखा था, जिसे अंग्रेजी सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था? भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत छोड़ो प्रस्ताव के लेखक थे। अगला प्रश्न है, हरिपुरा जहां कांग्रेस का 1938 में अधिवेशन हुआ था, कहाँ स्थित है? हरिपुरा कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात का एक गांव है हरिपुरा, वहीं पर स्थित है। यहाँ पर कांग्रेस का 1938 का सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू एवं चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के मध्य पंचशील घोषणा कहाँ की गई थी? तो ये 1954 में नई दिल्ली में पंचशील घोषणा की गई थी भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू एवं चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के मध्य। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में, इसके संस्थापक रहे स्वामी सहजानंद। अगला प्रश्न है कि विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने किसकी इच्छा से स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? प्रजापति गौतमी इनकी माता की मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध का पालन पोषण इन्होंने ही किया था। गौतम बुद्ध ने इनकी इच्छा से ही स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। अगला प्रश्न है, मैं किसी भी समय के या आधुनिक इतिहास के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता हूँ जिसने भौतिक वस्तुओं के ऊपर आत्मा की शक्ति का प्रयोग इतने महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय ढंग से किया हो। यह कथन किसका है? यह कथन स्टेफर्ड क्रिप्स का है।
गांधी जी के विषय में इन्होंने कहा था कि मैं किसी भी समय के या आधुनिक इतिहास के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता जिसने भौतिक वस्तुओं के ऊपर आत्मा की शक्ति का प्रयोग इतने महत्वपूर्ण और विश्वसनीय ढंग से किया हो। अगला प्रश्न है, किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी किया था? सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी करने वाला शासक था मिनांडर। अगला प्रश्न है, पुराणों का अध्ययन करने वाला मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? अल-बरूनी। अल-बरूनी ने सबसे पहले पुराणों का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज के खेल का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज के खेल का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? इसका आविष्कार भारत में हुआ था। अत्यंत प्राचीन काल से भारत में शतरंज का खेल खेला जाता था। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार ने मानसिक स्थिति बिगड़ जाने के कारण आत्महत्या कर ली थी? तो ये था दसवंत, जो अकबर का दरबारी चित्रकार था दसवंत। इसने मानसिक स्थिति बिगड़ जाने के कारण आत्महत्या कर ली थी। विजयनगर साम्राज्य के किस राजा को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, फारसी कविता का भारतीकरण करने वाला प्रथम कवि कौन था? फारसी कविता का भारतीकरण करने वाला प्रथम कवि अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का जनक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कौन था? आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता वली दक्कनी था। प्लासी किस नदी के तट पर स्थित है? प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेलवे का विकास एक हथकड़ी है? ये समाचार पत्र था सहचर। सहचर ने कहा था कि भारत में रेलवे का विकास एक हथकड़ी है। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधारों में उसका प्रमुख सलाहकार कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधारों में उसका प्रमुख सलाहकार सर विलियम जोन्स था। अगला प्रश्न है कि राज्य व्यवस्था में सुधार के सलाहकार कौन थे? राजस्व व्यवस्था में सुधार के सलाहकार जॉनसोर और चार्ल्स ग्रांट थे। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था? तो ये परम भागवत उपाधि धारण करने वाला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। अगला प्रश्न है, मदुरै के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पांड्य शासकों ने मदुरै के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किस राजा के दरबारी कवि थे? गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। ये लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे जो बंगाल में शासन करते थे। किसने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा था? भारत को पृथ्वी का स्वर्ग अमीर खुसरो ने कहा था। किस सुल्तान ने बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी के दरगाह की यात्रा की थी? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी के दरगाह की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में कौन सी वस्तु निर्यात होती थी? विजयनगर साम्राज्य से निर्यात होने वाली वस्तु थी काली मिर्च, जो यूरोपीय देशों को निर्यात की जाती थी। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के युद्ध किनके बीच हुए? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक के युद्ध हुए थे। भारतीय संपत्ति की इंग्लैंड में निकासी को अपने किस लेख में दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार प्रस्तुत किया था? दादा भाई नौरोजी आधुनिक भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर ब्रिटिश शासन के प्रभाव पे अध्ययन करने वाले पहले विचारक माने जाते हैं। इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया और भारतीय संपत्ति की इंग्लैंड में निकासी को अपने लेख इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में इन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत को प्रथम बार प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। किसने कहा था? ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की? अंग्रेज़ों ने प्रथम फैक्ट्री मछलीपट्टनम में 1611 में स्थापित की, जबकि सूरत में इन्होंने पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। अंग्रेजी सत्ता कब सर्वोच्च रूप में स्थापित हुई?
बक्सर के युद्ध 1764 से भारत पर अंग्रेजी सत्ता अपने सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ रूप में स्थापित हुई। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेनापति कौन था? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ था। अगला प्रश्न है, आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम कब की गई? तो आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम रूप से व्यापारिक एकाधिकार किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम रूप से व्यापारिक एकाधिकार किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया? तो ये 1813 की चार्टर एक्ट द्वारा, लेकिन चाय और चीनी पर यह प्रतिबंध 1833 एक्ट द्वारा लगाया गया। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सहायक संधि किसने स्वीकार की थी? सहायक संधि जो लॉर्ड बेलेजली द्वारा प्रारंभ की गई थी, इसको स्वीकार करने वाला हैदराबाद का निजाम था। सबसे पहले सहायक संधि को हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन कहाँ बुलाया गया था? तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया था। और सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ की गई? 1909 के मार्लेमिंटो सुधार के द्वारा भारत में सांप्रदायिकता की नींव पड़ी और सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ हुई थी। हंटर कमीशन ने क्या सिफारिश की थी? हंटर कमीशन जिसकी स्थापना 1882 में हुई थी, इसने क्या सिफारिश की थी? इसकी सिफारिश प्राथमिक शिक्षा पर थी। अगला प्रश्न है कि सालाबाई की संधि के पश्चात पेशवा कौन बना था? तो ये सालाबाई की संधि के बाद पेशवा माधव नारायण राव बना था। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का कि पिंडारियों का दमन किसने किया था? पिंडारियों का दमन सर टॉमस हिस्लोप ने किया था। और दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलेनबरो ने 1843 में किया था। दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलेनबरो 1843 में। तो दोस्तों, ये थे भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जिनसे प्रारंभिक परीक्षा में काफ़ी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप इनको रिवाइज करते रहिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।